हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है हमारा मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल की शुरुआत कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे, क्या था। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पूरी क्लास आप एंड तक लेना। और हमने मौर्य साम्राज्य तक सारा कंप्लीट कर दिया है। जिसने अभी तक मेरी आप पिछली क्लासें नहीं ली हैं तो पहले आप वो क्लासेस ले लीजिए, उसके बाद में आप ये वीडियो देखिए। और सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पे जो पहली बार आया है, मेरी क्लास जो पहली बार ले रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी। तो मौर्योत्तर काल, ठीक है, तो मौर्योत्तर काल किसे कहा जाता है? बृहद्रथ की मृत्यु के बाद मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई, उसे ही ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। ठीक है, क्या था बृहद्रथ? कौन था बृहद्रथ? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अशोक की मृत्यु के बाद में कौन गद्दी पर बैठा था? बृहद्रथ गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी हत्या की थी। इनकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की थी। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य के बाद में जो हमारे वंशज चले हैं, जो हमारे वंश चले हैं, ठीक है, उसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के बाद बाद के काल को। ठीक है, तो बृहद्रथ की हत्या हुई थी। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, तो हमारा ब्राह्मण वंश किसे कहते हैं? ब्राह्मण वंश में हमारा शुंग वंश, कर्ण वंश और जितने भी उसके बाद में कर्ण वंश के बाद में जितने भी वंश चले थे, इन सबको हम ब्राह्मण वंश कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले स्टार्ट होता है शुंग वंश से स्टार्ट हम करते हैं। जो हम अपना टॉपिक लेते हैं, अब शुंग वंश लेते हैं। देखते शुंग वंश के जो संस्थापक थे, पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, इन्होंने बृहद्रथ की हत्या की, फिर इन्होंने अपना एक वंश बनाया शुंग नाम से। शुंग वंश है इनकी। ठीक है, इस संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। जो इन्होंने क्या करा, फिर एक अपनी राजधानी बनाई। पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा बनाई, जो कि एमपी में स्थित है। ठीक है, इनके शासन, इनके जो साम्राज्य था उसमें पुरोहित थे। एक वो कौन थे? पतंजलि थे इनके उसके साम्राज्य के पुरोहित। और जो पतंजलि थे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, आगे है हमारा पुष्यमित्र शुंग ने इंडो ग्रीक मिनांडर को हराया था। ठीक है, उसके बाद में सांची का स्तूप एमपी रायसेन जिले में स्थित है। तो बहुत बारी कोई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप हमारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करा था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, अब भाई सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया और उसको नष्ट किसने करा था? सांची के स्तूप को नष्ट पुष्यमित्र शुंग ने करा था। ठीक है, निर्माण किसने करा सांची के स्तूप का? अशोक ने। नष्ट किसने करा? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग की जब हत्या हो गई थी, उसके बाद में अग्निमित्र आए थे। तो अग्निमित्र ने सांची के स्तूप की पुनर्निर्माण करा था। सांची के स्तूप को दोबारा से उन्होंने उसका निर्माण करा था। ठीक है, अग्निमित्र ने। ठीक है, उसके बाद में पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद अग्निमित्र गद्दी पर बैठे थे, तो पुष्यमित्र की भी हत्या की थी अग्निमित्र ने। ठीक है, उसके बाद ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, उसके बाद हमारा बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, मालविग्नि मित्रम पुस्तक। ठीक है, मालविग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसके जो लिखिएता थे, रचयिता थे, वो थे कालिदास ने लिखी थी ये पुस्तक। ये पुस्तक लव स्टोरी पर बेस्ड थी, लव स्टोरी पर आधारित थी। इस पुस्तक में किसकी लव स्टोरी के बारे में दर्शाया गया है? तो इसमें मालवा देश की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बरहूत स्तूप की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने बरहूत स्तूप की स्थापना की थी। बरहूत स्तूप हमारा मध्य प्रदेश सतना जिले में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा अंतिम शासक कौन थे शुंग वंश के? तो अंतिम शासक थे देवभूति शुंग वंश के। ठीक है, तो शुंग वंश इस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा कर्ण वंश। तो कर्ण वंश में सिर्फ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बस वही डिस्कस हम करेंगे। देवभूति की हत्या वासुदेव ने की थी। जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, उनकी हत्या की किसने? वासुदेव ने। फिर इन्होंने अपना कर्ण वंश, शुंग वंश हटा के इन्होंने क्या कर दिया? अपना कर्ण वंश स्थापित कर दिया। ठीक है, तो कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वासुदेव थे। और जो कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? वो सुशर्मा थे। बस आप कर्ण वंश में इतना ही याद रखिए। ठीक है, इतना ही है। और सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की थी। जो अंतिम शासक थे कर्ण वंश के सुशर्मा, तो इनकी हत्या किसने की थी? सिमुक ने की थी। ठीक है, उसके बाद में हमारा स्टार्ट हो जाता है सातवाहन वंश। इसको आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? सिमुक थे। सिमुक ने किसकी हत्या की थी? किसकी हत्या की थी? सुशर्मा की हत्या की थी। ठीक है, उसके बाद में आंध्र आंध्र का जो उल्लेख हुआ है हमारा, आंध्र का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। सातवाहन का जो उल्लेख मिलता है हमें अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, तो आंध्र सातवाहन। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो आंध्र सातवाहन या फिर सातवाहन वंश की जो वर्तमान राजधानी है वो क्या है? प्रतिष्ठान। ठीक है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में जो हमारी पुरानी राजधानी थी सातवाहन वंश की वो थी अमरावती। ठीक है, आई होप आपको इतना याद रहेगा। पुरानी राजधानी क्या थी? अमरावती, और नई राजधानी क्या है? प्रतिष्ठान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सातवाहन वंश के लोगों को दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश ने शुरू की थी। जो भूमि दान करते थे वो कौन से वंश ने स्टार्ट की थी? भूमि दान की प्रथा वो सातवाहन वंश ने स्टार्ट की थी। ये भूमि दान करते थे, और भूमि दान ये किसको करते थे? ब्राह्मणों को ये भूमि दान करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जो सातवाहन वंश था उन्होंने कितने सिक्के चलाए थे और कैसे सिक्के चलाए थे? सातवाहन वंश ने चांदी के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए, तांबे के और शीशे के और पोटीन के सिक्के चलवाए। शीशे के सिक्के, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट बात है कि कौन से वंश ने शीशे के सिक्के चलवाए थे? तो सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, और इसमें एक बहुत मतलब कि अपने आप में कि बहुत बड़ी बात होती है कि कोई शीशे के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। तो सातवाहन वंश जो था हमारा के उसका समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक उसका समाज था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सातवाहन वंश की भाषा कैसी थी? तो प्राकृत भाषा थी और लिपि ब्राह्मी लिपि थी इसकी। ठीक है, उसके बाद में सातवाहन वंश में साहित्यकार थे। ठीक है, तो 3 साहित्यकार थे इसमें, हाल, गुणाज्ञा और सर्ववर्मन। ठीक है, हाल की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? गथा सप्तसती। हाल की पुस्तक का नाम है गथा सप्तसती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुणाज्ञा। तो गुणाज्ञा की जो पुस्तक का नाम है हमारा वो क्या है? बृहत कथा। ठीक है, गुणाज्ञा मतलब कि अपने आप में बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसकी बड़े का मतलब कि बृहत कथा। और सर्ववर्मन, इसकी जो पुस्तक का नाम है कांत्रक, इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोलमिक। गोलमिक किसे कहते हैं? गोलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता है। ठीक है, तो जो गोलमिक थे, गोलमिक में क्या था? 9 तो इसमें रथ थे, 9 हाथी थे, 25 घोड़े थे और 25 पैदल सैनिक थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में सातवाहन वंश सेतु के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, उत्तर भारत हो गया हमारा और दक्षिण भारत हो गया। जो बीच का जो मध्य भारत था हमारा, मध्य भारत में सातवाहन वंश सेतु के रूप में काम करते थे।
ठीक है। तो आज हमारा जो मौर्योत्तर काल था यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। जितने भी मौर्योत्तर काल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने थे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, सारे ही मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत ही इजी थी। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं थी। पॉइंट्स भी मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखे हैं, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करे। तो इसी तरीके से कम टाइम में जीके कंप्लीट करने के लिए, जीके पढ़ने के लिए, लुसेंट की बुक कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम इसी अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके की। ठीक है।